हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद शिवी पर। आई होप कि आप सभी ने सीटेट का फॉर्म फिल कर दिया होगा और अब जो है आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की, ठीक है। वह स्ट्रेटजी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो सीटेट में, ठीक है। क्वालिफाई करना तो बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे अगर आप जो है इस जो भी स्ट्रेटजी, जो भी पॉइंट्स जो है आपको बताए जाएंगे, उन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो चलिए देखते हैं उन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में हमारे पास टाइम कितना है सीटेट की जो प्रिपरेशन है उसको करने के लिए। तो देखिए, अभी आज हो गई आपकी 6 मई, ठीक है। एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। अभी देखिए, आज आपकी है 6 मई, यानी कि 6 मई है आज आपका, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है उसमें बोला गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है सीटेट का वो होगा जुलाई से अगस्त, यानी कि जुलाई टू अगस्त जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक। अगर हम एक अनुमान लगाते हैं अपनी तरफ से, सीधे सीधा, भी एग्जैक्ट डेट तो सीटेट ने नहीं दिया है कि इस डेट को जो है आपका एग्ज़ाम होना है, लेकिन उसने मंथ डिसाइड कर दिया है कि इस मंथ से इस मंथ में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि जुलाई से अगस्त तक आपके जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो होगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो कई शिफ्टों में होता है। जैसे अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था लगभग 24 शिफ्टों में हुआ था, इसी तरीके से इस बार भी होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कितने लोग जो है अप्लाई करते हैं सीटेट के लिए, ठीक है। तो आज 6 मई होगी, 6 मई से आप देख सकते हैं 6 जून, और अगर आप लेके चलें तो 6 जुलाई। तो मान लीजिए, हमने मान लिया कि एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ्स हैं। कितना? 2 मंथ्स। इन्होंने जुलाई से अगस्त का बोला है एग्ज़ाम का, तो 15 जुलाई हम लेके चलते हैं एग्ज़ाम डेट, ठीक है। मानते हैं कि 15 जुलाई के बाद ही आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होंगे और अगस्त के महीने तक चलेंगे, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास कितने महीने हैं? टोटल 2 महीने हैं। और 2 महीने का टाइम जो है आपको, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि 2 महीने कब निकल गए, क्योंकि आपको नोट्स बनाने होंगे, आपको रिवीजन करना होगा, आपको कुछ बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि आपको किस तरीके से क्या फॉलो करना है जिससे आप जो है सीटेट को एग्ज़ाम को ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से इसको क्वालिफाई करें, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये नहीं है कि आपने आज देख लिया, आपने कहीं से वीडियो देख ली, कहीं से आपको मोटिवेशन मिल गया, या आपने कहीं से स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है, और आपने कहा कि नहीं अब तो मुझे 8 घंटे पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। एक दिन आप 8 घंटे पढ़ लिए और दूसरे दिन क्या हुआ, आप उस चीज़ से बोर हो गए और आप 2 घंटे भी नहीं पढ़े, ठीक। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो डेली उस चीज़ को दीजिए, 5 घंटे डेली दीजिए सीटेट की प्रिपरेशन को, क्योंकि तभी देखिए, इतना लाइटली भी मत लीजिएगा इस एग्ज़ाम को, ठीक है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑब्वियसली उसकी आपको अच्छे से प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है और इस एग्ज़ाम का भी है। तभी तो आप देखिए, अगर आप अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है इसकी अगर आप बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 9 लाख लोग जो हैं क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं पेपर 1 को, और ऑलमोस्ट 9 लाख लोग ही ऐसे हैं जो कि पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। क्वालिफाई करने वालों का जो रेशियो है वो बहुत कम है, लगभग 5 से 6 ही है, ठीक है, पेपर 1 में, और 3 से 4 है पेपर 2 में। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका कुछ रीज़न होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है वो या तो राइट अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके खुद की मिस्टेक भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट जो भी है उनको पता है कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस मिस्टेक को ना करें। सबसे अब थर्ड थिंग पर आते हैं, कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है। थर्ड देखते हैं पॉइंट, अंडरस्टैंड द सीटेट पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए, अभी तक का जो सीटेट का पैटर्न था, जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे वो अलग था, लेकिन जब से जो है ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है उसका पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था डायरेक्टली, उसका आंसर। अब क्या है, आपको उसको एक स्टेटमेंट दिया होगा, अजर्शन दिया होगा, ठीक है, फिर उसका रीज़न दिया होगा, उसका कारण दिया होगा, फिर आपको ऑप्शन दिए होंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या पहला सही है या दूसरा गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके पैटर्न को समझिए कि अब जो सीटेट है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ऑनलाइन वाले PYQs हैं जो आए हुए हैं, अभी देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम 2 बार हुआ है, सीटेट 2022 और सीटेट 2021, उनके जितने भी PYQs हैं उनको करिए, उससे आपको पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है उसको देखिए, देखिए सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, आप उसके सिलेबस को देखिए, जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसको आप करिए, ठीक। नेक्स्ट,
आपका है पी वाई क्यूज़ आर द एसेंशियल थिंग एंड वी कैन से इनफ थिंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पी वाई क्यूज़ ना सीटेट के एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि अगर आप पी वाई क्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझ गए, इसके पैटर्न को समझ गए और आपने पी वाई क्यूज़ अच्छे से कर लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो अगर आपने पी वाई क्यूज़ अच्छे से किए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए बात होती है क्या कि आप पढ़ लेते हो, कहीं देख लेते हो, लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। अब मैंने आपसे यहाँ पर बोल दिया कि पी वाई क्यूज़ आपको करनी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कुछ लोग क्या है 2-4 पी वाई क्यू लगाएंगे 2-4 साल के, और वो क्या करेंगे एक बार लगा के रख देंगे। नहीं, कम से कम उनको लगाइए, 2 बार लगाइए, उनको बार-बार लगाइए, 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, तब जाके कहीं वो आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। आप जितनी बार जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतनी बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो पी वाई क्यूज़ को छोड़ना मत, ज़रूर करना, और 2 से 4 बार करना, ठीक। नेक्स्ट, गिव प्रायोरिटी टू एवरी सब्जेक्ट। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका जो है कोई एक सब्जेक्ट वीक है आपको, कोई या फिर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या करें, बहुत से लोग देखो इसमें क्या करते हैं, मैथ्स को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। हो सकता है मैथ्स आपका इतना ईजी आ जाए कि आप जो है उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, लेकिन क्या होगा कि आपने मैथ्स को छोड़ ही दिया था, आपने उसको किया ही नहीं था बिल्कुल भी, तो आप जो है उसका जो है क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दो। हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, ईवीएस भी पढ़ो, सीडीपी भी पढ़ो, ठीक है। और सीडीपी तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो अगर आप उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है डू प्रिपरेशन ऑफ बोथ पेपर टुगेदर। यानी कि आपको जो है दोनों पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2, आपने दोनों का फॉर्म फिल किया होगा, आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो पहले मैं पेपर 1 की प्रिपरेशन कर लेता हूँ फिर पेपर 2 की करूँगा। देखिए मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में जो है 3 सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉमन होते हैं, सीडीपी और आपकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स आपके बिल्कुल कॉमन होते हैं। अगर आपने उसको पेपर 1 के लिए पढ़ा है तो साथ में आपकी पेपर 2 की भी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है। उसके लिए आपको जो है बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको पेपर 2 के लिए अलग से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपके पास आर्ट्स या कॉमर्स है तो आपको सोशल की तैयारी करनी पड़ेगी अलग से, ठीक। और अगर आपके पास जो है साइंस साइड है तो आपको साइंस और मैथ्स अलग से पढ़ना पड़ेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। बाकी कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा स्टैंडर्ड इसका क्वेश्चन का अलग हो जाता है पेपर 2 के लिए, तो उसके लिए आप सिर्फ इसके पीवाईक्यूज़ लगा लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज़ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लगाना, तो जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, ठीक। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्राई टू मेक पेडागोजी स्ट्रॉन्ग। देखिए इसमें पेडागोजी का जो वेटेज होता है पेडागोजी का वो बहुत होता है, लगभग 50% आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। यानी कि 150 में से लगभग आपका 75% पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन किसके होते हैं, पेडागोजी के होते हैं। इसलिए अगर आप पेडागोजी को भी बहुत अच्छे से करते हो ना, और क्या होता है इसमें अंडरस्टैंडिंग पे भी बेस होती है पेडागोजी, तो आपको उसमें कुछ रटने जैसा नहीं होता है। कुछ कंटेंट होता है जो आपको पढ़ना होता है, बाकी का कंटेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, ठीक है। ये जब आप क्वेश्चन करोगे ना, पीवाईक्यूज लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। और पेडागोजी भी आपकी वहीं से स्ट्रांग होगी। अगर आप पीवाईक्यूज करोगे तो पेडागोजी आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। पेडागोजी का कुछ कंटेंट भी होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस के लिए थोड़ा सा अलग होता है। लैंग्वेज का सेम होता है, चाहे आपके पास हिंदी हो इंग्लिश हो, ठीक है। और सीटीपी का आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और मैथ्स की पेडागोजी आपको पढ़नी होगी, वो थोड़ी सा ट्रिकी होती है। तो कुछ पेडागोजी जो है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, पढ़नी पड़ेगी, और कुछ जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग। यानी कि 2 सब्जेक्ट तो आपको आपके अपने ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाने हैं कि उसमें आप कोशिश करना कि 30 में से 25 प्लस आए, ठीक है। और जिसमें से एक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सीडीपी। यस, यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30 इन दिस सब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया 25 प्लस तो आप 100% कर पाओगे अगर आप इस सीडीपी की जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है आपका मैथ्स अच्छा हो सकता है आपका जो है लैंग्वेज सेक्शन अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि पैसेज पूछा जाता है, हो सकता है हिंदी इंग्लिश जो भी है आपकी लैंग्वेज वो अच्छी हो। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं।
मेक योर प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज दैम। यस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आपने नोट्स बना लिया और बस उनको रख दिया, उससे कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपके माइंड में भी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। वो फिक्स कैसे होंगी? जब आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे। एटलीस्ट एग्ज़ाम तक आपको उनको 7 से 8 बार, मैं कहूँगी आप जितनी बार उनको रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार उनको रिवाइज़ करो, क्योंकि इसमें आपका ही बेनिफिट है। आप जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी ही बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और रिवाइज़ करने से वो चीज़ें जो है उतनी ही अच्छे से आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। आपके माइंड में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ क्वेश्चन पढ़ते हो, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है पता है? जो आप वहाँ पर करते हो वो होती है आपकी कन्फ्यूज़न। आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़ होने लगता है, अरे मैंने ये पढ़ा था, नहीं नहीं इसका ये आंसर होगा। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए, जिससे आपको आपके क्वेश्चन पर, आपके आंसर पर श्योरिटी हो कि हाँ आपने यही पढ़ा था और इसका आंसर यही है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मेक योर शेड्यूल डे बाय डे एंड अकॉर्डिंग टू यू। यानी कि आपको अपनी अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाना है कि आप, देखिए अब मुझे तो नहीं पता है कि आप क्या करते हो, किस अकॉर्डिंग आप कहीं जॉब करते हो या फिर आप एक हाउस वाइफ हो, ठीक है। तो आपको जो है अपनी अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाना है कि आपको इतना टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको जो है अपनी अकॉर्डिंग बनाना है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो। देखिए, बहुत से लोग क्या है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए वो 6 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 घंटे सीडीपी पढ़ ली और 3 घंटे उन्होंने मैथ्स को दे दिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं मुझे 6-7 दिन लेने हैं और 7 दिन में मुझे पूरा पहले सीडीपी ख़त्म करना है, चाहे वो पेडागोजी हो चाहे वो कंटेंट हो, ठीक है। उसके बाद 7 दिन मुझे फिर लेने हैं और 7 दिन में मुझे पूरा मैथ्स पढ़ना है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो पेडागोजी हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक, आई होप कि ये पॉइंट्स भी क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट, कंसंट्रेट ऑन योर वीक एरियाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, मान लीजिए आप सीडीपी में अच्छा कर पा रहे हैं, आप सीडीपी में अच्छे हो, ये आपको पता कैसे चलेगा? पीवाईक्यू से, ठीक है। तो मान लीजिए आप सीडीपी में अच्छे हैं और मैथ्स में आप अच्छे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है कि देखिए, वो सब्जेक्ट जो आपका अच्छा है उसमें तो आप अच्छा कर ही लोगे, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो एरिया आपका वीक है, उसको आप थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश कीजिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे, उसके पीवाईक्यूज लगाओगे उस सब्जेक्ट के, तो ऑब्वियसली वो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए जो आपको वीक एरियाज हैं उनको थोड़ा अप कीजिए, और जो पहले से अप थे वो तो अप रहेंगे ही, ठीक है। इस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर टीचर एंड द सोर्स वॉट एवर यू आर लर्निंग, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी, जिस सोर्स से पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ से भी आपने नोट्स बनाए हैं, वहाँ पर आप बिलीव कीजिए, खुद पर बिलीव कीजिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, सही अप्रोच फॉलो कर रहे हो, और वो सीटेट में एग्जाम में जो है आने वाला है, ठीक है। बिल्कुल भी अपने आप पर या टीचिंग सोर्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उस पर डाउट तो बिल्कुल आपको करना ही नहीं है, ठीक है। जैसा भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर आप बिलीव कीजिए। ऑब्वियसली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को जो है फॉलो करते हो तो 100% आप सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार स्कोर करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 130 प्लस लिखा है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हो तो इसमें कोई इसमें कुछ नहीं है कि आप 140 प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, ठीक है, आपके कंसंट्रेशन पर, आप किस तरीके से, आपकी कंसिस्टेंसी पर, किस तरीके से आप कंटिन्यूसली इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो चीज़ों को आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कुछ भी आपको सीटेट से रिलेटेड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 100% आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपकी बुक्स को लेकर के रहेगी। बहुत से लोग कमेंट करते हैं बुक्स को लेकर के कि सीटेट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सा प्रैक्टिस सेट लें पीवाईक्यूज़ के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।